प्रिय दर्शकों, हम आपका ध्यान इस महत्वपूर्ण डिस्क्लेमर की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। इस इंटरव्यू में हमारे अतिथि द्वारा व्यक्त किए गए विचार और मत उनके व्यक्तिगत हैं। ये आवश्यक रूप से हमारे YouTube चैनल या संपादकीय टीम के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। हमारा लक्ष्य एक ऐसा मंच प्रदान करना है जहां पसमानदा विषय से संबंधित विविध दृष्टिकोण प्रस्तुत किए जा सकें। हम विभिन्न विचारों को सामने लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इनका समर्थन या विरोध नहीं करते। आपके समय और सहभागिता के लिए हम आभारी हैं। यदि आपके कोई प्रश्न या चिंताएं हैं, तो कृपया हमसे संपर्क करने में संकोच न करें। पसमानदा समुदाय का महत्वपूर्ण अंग होने के लिए धन्यवाद। सादर अब्दुल्ला मंसूर, पसमानदा। सलमान, एक आदमी न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है, ममदानी लंदन के अंदर मेयर बन सकता है, एक खान हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी वाइस चांसलर नहीं बन सकता, और अगर बनेगा तो आजम खान की तरह जेल के अंदर जाएगा, इकबाल की तरह औलाद जेल में डाल दी जाएगी। आज देख लीजिए अल-फलाह का क्या हो रहा है। गवर्नमेंट मुल्क की आजादी के बाद इस पर लगी हुई है कि मुसलमान को सर नहीं उठाने देना है। आज उसका नतीजा है कि लोग ये कहते हैं कि मुसलमान के अंदर लीडर चाह रहे। क्या कहते हो तुम? मुसलमान कौम कोई बांझ थोड़ी है, अगर नहीं थी तो वहां कैसे बन गए? आज अफराद बनाने वाले लोग नहीं रह गए, हौसले पस्त कर दिए गए। गवर्नमेंट चाहती है कि इनके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाए, आज निकली हुई है जमीन। मौलाना अरशद मदनी का मामला यह है कि एक मैं यहाँ राहत इंदौरी जी का एक शेर यहाँ कोट करना चाहूंगा। तुमने कल खेतों में इंसानों के सर बोए थे, अब जमीन खून उगलती है तो हैरत क्यों है। अब ये दूसरों के लिए तो ये बात कह रहे हैं। मैं अभी फिलहाल की आपको बात बताता हूँ। जफर सरेस वाला मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी के हैदराबाद में वीसी रहे हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि ये दूसरों पे तो उंगली उठाना जानते हैं, लेकिन ये अपने ऊपर ये उंगली उठाने के लिए तैयार नहीं है, ना अपने अंदर सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तबलीगी जमात की मैं इनकी बात करूंगा, तबलीगी जमात की भी मैं यहाँ बात करूंगा, और मैं इनकी दारुल उलूम देवबंद की भी मैं बात करूंगा। अगर मौलाना किफायतुल्लाह सलमानी जी के बाद अगर देखा जाए तो कोई भी पसमानदा आलिम वहां बहुत बड़ी पोस्ट पे नहीं रहे हैं देवबंद के अंदर, जहां के ये है। अच्छा, किसी वहां कुछ भी बन जाए, कोई कितना भी बड़ा पद उसको मिल जाए, लेकिन उसको एक तरीके से मदनी परिवार के अंडर में ही काम करना पड़ता है। उनका गुलाम पिछलग्गू बना रह के ही उनको काम करना होता है, चाहे वो कुछ भी हो। दारुल उलूम देवबंद के अंदर गुलाम अली वस्तानवी आए थे यहाँ, उनको यहाँ का मुहतमिम बनाया गया था दारुल उलूम देवबंद का, लेकिन चंद महीनों में उनको वापस कर दिया गया। जबकि इतने काबिल तरीन आदमी, वस्तानवी जैसे आदमी को इन लोगों ने दारुल उलूम देवबंद ने एक्सेप्ट नहीं किया। इनको किसी भी हालत में कोई भी पसमानदा आलिम इन लोगों को मंजूर नहीं है, ना ही तरक्की पसंद आदमी इन लोगों को मंजूर है। जबकि मैं ये मानता हूं कि गुजरात और महाराष्ट्र में मौलाना गुलाम अली वस्तानवी ने जितना तालीम पे काम किया है, शायद भारत में इतना दूसरे किसी और आलिम ने मेरे ख्याल से नहीं किया है। तो ये दूसरी बात यह है कि ये लोग जो इस तरह की बात करते हैं कि उनको नहीं मिल रहा है, तो आप ये अपने यहाँ कितनी हिस्सेदारी दे रहे हैं? देवबंद में पसमानदाओं को हिस्सेदारी नहीं मिलती है, पसमानदा मुसलमानों को। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड परिवारवाद का परिवार बन के रह गया है, मिल्ली काउंसिल परिवार का संगठन बन के रह गया है, इमारत शरिया बिहार का वो परिवार का बन के रह गया है। उसमें किसी एक पसमानदा का बता दीजिए कि जिसमें कोई भी पसमानदा आलिम जिसका कोई वजूद रहा हो या जिसके पास कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहा हो। ये दूसरों पे उठाने के लिए, उंगली उठाने के लिए, अब मेरा कहना है कि मौलाना अरशद मदनी अपने गिरबान में भी एक दफा झांक ले तो उन्हें सही तस्वीर नजर आ जाएगी। मैं यहाँ तबलीगी जमात का एक बहुत बड़ा कोड करना चाहता हूँ कि मौलवी रहमतुल्लाह उस्मानी जो तेली बिरादरी के थे, वो मौलाना यूसुफ साहब के बाद में उनको तबलीगी जमात का अमीर बनाया गया था। लेकिन चूंकि वो तेली बिरादरी के थे, इसलिए तबलीगी जमात को उनका ये पद मंजूर नहीं हुआ, और उस वक्त के सहारनपुर के हजरत शेख जो थे उन्होंने इनको एक साजिश करके मौलवी रहमतुल्लाह उस्मानी साहब को वहां से हटाया गया और अपने दामाद मौलाना इनाम साहब को तबलीगी जमात का अमीर बनाया गया। ये दूसरों की बात तो कर रहा है, कम से कम एक बार अपने बारे में भी तो सोच लें। अपने बारे में सोचने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। और मुसलमानों के किसी भी एक संगठन में आप ये बता दीजिएगा कि पसमानदा मुसलमानों के पास ये जिम्मेदारी रही है या ये जिम्मेदारी है। ये दूसरों के ऊपर ही उंगली उठाना जानते हैं, अपने गिरेबान में झांकना बिल्कुल नहीं जानते। ये इसके जो इनकी अपनी जमीयतुल उलमा हिंद है, इसका कोई एक मुझे बता दीजिए कि राष्ट्रीय स्तर पे कोई एक पसमानदा मुसलमान जिसको ये नाम ले सकते हैं कि एक पसमानदा मुसलमान जमीयतुल उलमा हिंद में बड़ी जिम्मेदारी पे है, जो राष्ट्रीय स्तर पे है। ये खुद अपने आप नहीं बता सकते हैं, और ये कह रहे हैं वीसी नहीं बन सकते हैं। तो जफर सरेस वाला अभी फिलहाल में रहे हैं, इससे पिछले वाले टर्म में रहे हैं वहां, उसमें हैदराबाद की मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी में। और इस वक्त में जो अलीगढ़ की वीसी हैं वो एक पसमानदा परिवार से हैं। ये बिल्कुल एकदम ताजी बात है। और जामिया के जो रजिस्ट्रार हैं उनको भी जिम्मेदारी मिली है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये इनकी अपनी राय है।
ये किसी और की ये अपने गिरबान में झांकने के लिए तैयार नहीं है। इनका मकसद सिर्फ ये है कि किसी भी हालत में पसमानदा मुसलमान आगे ना जाए। इसीलिए किसी भी संगठन में, जो भी मुस्लिम संगठन है, ये एक पद पे एक भी नाम ये नहीं गिनवा सकते कि ये पसमानदा मुसलमान है या रहा है। आपका जो संगठन है ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज, जिसके आप राष्ट्रीय संयोजक है, इस पे भी तो सवाल उठते हैं कि ये बीजेपी के एजेंट है, दलाल है इत्यादि वगैरह लोग बोलते हैं। इस पे क्या विचार है आपके? देखिए, ये कोई इल्जाम हमारे ऊपर पहली बार नहीं लग रहा है, ये लगता रहे है और लगता रहेगा। लेकिन पसमानदा संगठन जो है, पसमानदा महाज, अपने काम को पूरी तरह से ईमानदारी से करता रहा है और करता रहेगा। ये इल्जाम हमारे ऊपर कोई नया नहीं लगा है। ये इल्जाम हम लोगों के ऊपर जब बंटवारे की मुखालफत मोमिन कॉन्फ्रेंस ने की थी और हमारे जो पसमानदा के हमारे लीडरशिप थी उसने मुखालफत की थी, तो ये उस वक्त भी इल्जाम हमारे ऊपर लगा था कि ये लोग जो हैं कौम के गद्दार हैं और कौम की मुखालफत में जाते हैं, कौम की मुखालफत में काम करते हैं। मतलब हम लोग अपने हक की बात ना करें, इनके पीछे गुलाम पिछड़कू बने रहे, इनके लिए इनको जिंदाबाद मुर्दाबाद करते रहे, तो हम लोगों से अच्छा कोई नहीं किसी भी हालत में। और हम लोग अगर अपने हक हुकूक हिस्सेदारी की बात करते हैं तो इन लोगों को तकलीफ हो जाती है। तो हम भी भारत के मूल निवासी हैं, भारत के हम देशज पसमानदा हैं, हमें अपने हक हुकूक की बात करने का पूरा हक है और हम लोग इसके लिए बात करेंगे। आज हम इनको बता देना चाहते हैं और इन लोगों को समझ लेना चाहिए, जितनी जल्दी ये समझ लेंगे उतनी जल्दी ज्यादा ठीक होगा कि आज पसमानदा मुसलमानों के मुंह में जबान आ गई है और वो इनसे सवाल करने लगे हैं। और अब पसमानदा मुसलमान को अपनी आबादी के अनुपात में हर क्षेत्र में हिस्सेदारी चाहिए, इससे कम पे किसी हालत में गुजारा नहीं होगा। अब हम खाली मुसलमान के नाम पे, इस्लाम के नाम पे इनके पीछे लगने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। पसमानदा मुसलमानों ने यूपी में पहले दिखा दिया था 2022 के अंदर, अब यहाँ 2025 में इनको दिखा दिया गया है, यहाँ बिहार के अंदर लालू परिवार को दिखा दिया गया है, 27 में फिर इनको यहाँ दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के अंदर। हमें अगर हम नहीं तो कोई नहीं। और इसका आप इस चीज का सबूत ये भी ले सकते हैं कि जब से पसमानदाओं में अपने हक हुकूक के लिए जागरूकता आनी शुरू हुई है, तो अगर हमारे एमपी नहीं होंगे तो ये मान लीजिए कि इनके भी एमपी नहीं होंगे किसी भी हालत में। अगर हमारे एमएलए नहीं होंगे तो इनके भी एमएलए नहीं होंगे। इसीलिए हम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मुकाबले में पसमानदा महाज एक पसमानदा बोर्ड बनाने जा रहा है, जिससे हमारे आलिम अपनी बात कह सके और हमारे आलिम इन लोगों की बात का जवाब दे सके। इन लोगों ने जो इस्लाम की किताबों में, मसलकों की किताबों में पसमानदाओं के बारे में उल्टा सीधा लिखा हुआ है, उसको काउंटर कर सके, उसका जवाब दे सके। हम लोग पसमानदा आलिमों को इस चीज के लिए कह रहे हैं कि आपके साथ में जहां भी ये गड़बड़ होता है, क्योंकि हमारे क्या पसमानदा आलिम हमारे इनके पीछे लगने के लिए रह गए। अब पसमानदा आलिम हो या पसमानदा आवाम हो, इनके पीछे लगने के मूड में बिल्कुल नहीं है। और देर सवेर इसमें जागरूकता आएगी। जागरूकता आने के बाद पसमानदा आवाम अपनी आबादी के अनुपात में, जो 85% से भी अधिक है, वो हर क्षेत्र में अपनी हिस्सेदारी लेगा और इससे कम पे हमारी कोई बात किसी भी हालत में होने वाली नहीं।